मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 ज्योग्राफी उत्तर सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ रे। नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। देखते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क माध्यमिक ज्योग्राफी उत्तर सहित। 4 प्रश्न है पहला सेट में। पहला प्रश्न है आपका, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु कार्य प्रधान क्यों होता है? इसका उत्तर है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का मुख्य कार्य अपरदन होता है। वायु मुख्य रूप से अवघर्षण प्रक्रिया द्वारा अपरदन क्रिया करती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु कार्य प्रधान होने के कारण पहला, उद्भिद शून्यता। मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यंत कम वर्षा होती है, इससे यहाँ उद्भिद प्रजाति कम होते हैं एवं कुछ उद्भिद जैसे खजूर, बबूल विक्षिप्त रूप से अवस्थित होते हैं। इसीलिए वायु तीव्र वेग में क्षय करती है, अर्थात अपरदन कार्य करती है। दूसरा है बाधाहीनता। मरुस्थलीय अंचलों में जनसंख्या विरल होने से हवा यहाँ तीव्र वेग से बहती है, फलस्वरूप मिट्टी और चट्टानों का क्षय तीव्र होता है। तीसरा, आंधी तूफान। उद्भिद और घरों के अभाव में हवा में तीव्र गति से बहकर क्षय करती है। हवाएं तीव्र गति से बहकर क्षय करती है। चौथा, उष्ण और शुष्क हवाएं। मरुस्थलीय अंचल में हवाएं उष्ण और शुष्क होती हैं, जिससे चट्टान और मिट्टी का अपरदन सहज ही होता रहता है। और पांचवा, शुष्क झुरझुरा माटी, या कहें कि शुष्क भुरभुरा माटी। लंबे समय तक वर्षा के अभाव में यहाँ की मिट्टी शुष्क और झुरझुर होती है, अर्थात भुरभुर हो जाती है। प्रबल वायु में सहज उड़ जाती है। इसमें 0.02 mm से 0.05 mm विशिष्ट बालू के कण वायु का अपरदन कार्य में विशेष सहयोग करते हैं। यह रहा मित्रों पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न, वैश्विक जलवायु परिवर्तन किस प्रकार सुंदरवन को प्रभावित किया है? उत्तर है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का सुंदरवन पर प्रभाव निम्न प्रकार से प्रभावित हुआ है। सुंदरवन, पहला, सुंदरी वृक्ष का विलुप्त होना। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप प्रदूषण और तापमात्रा के बढ़ने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, वहीं उसकी लवणता भी बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप सुंदरी वृक्ष रोग से ग्रस्त विलुप्त होती जा रही है। दूसरा है, सुंदरी जल स्तर के बढ़ने से द्वीप भूमि का डूबना। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप सागर का जल स्तर दिन दिन बढ़ रहा है। इससे सुंदरवन का सागर तटीय प्रदेश के कुछ अंग डूब रहा है। इसका असर सुंदरवन के उद्भिद और प्राणियों पर भी हो रहा है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न, वर्षा के जल का संग्रहण क्यों आवश्यक है? वर्षा के जल का संग्रहण की आवश्यकता, नदी प्रवाह विहीन क्षेत्रों में निम्न कारणों से वर्षा के जल का संग्रहण आवश्यक है। पहला, पीने योग्य जल की प्राप्ति। दूसरा, खेती में सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता। तीसरा, स्थानीय कारखानों में जल की आपूर्ति। चौथा, मछली पालन में जल की आवश्यकता। 5, मछली पालन में जलाशयों की आवश्यकता। 5, पशुपालन हेतु जल की आवश्यकता। 6,
जल की दैनिक जरूरतों का पूरा करना। ये रहे कुछ कारण वर्षा जल का संग्रहण की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की तरफ, जो आखिरी प्रश्न है इस पहला पेपर का। एल नीनो तथा ला नीना का भारत की मानसूनी हवा पर प्रभाव। प्रश्न है कि एल नीनो तथा ला नीना किस प्रकार भारत की मानसूनी हवा को प्रभावित करती है। ये उत्तर है। पहला है एल नीनो का प्रभाव। प्रशांत महासागर से होकर जब एल नीनो हिंद महासागर में पहुंचती है तो हिंद महासागर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। इससे हिंद महासागर से उत्पन्न होने वाली ग्रीष्मकालीन अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसके फलस्वरूप भारतीय उपमहादेश में वर्षा कम होती है एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है ला नीना का प्रभाव। प्रशांत महासागर से होकर जब ला नीना हिंद महासागर में पहुंचती है तो इसके प्रभाव से हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का गठन होता है। इससे भारतीय उपमहादेश की ओर आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं प्रबल हो जाती है तथा पर्याप्त वर्षा करती है। ये रहा पहला पेपर का चारों प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब ज्योग्राफी का दूसरा पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न दो भूमि गठनों का वर्णन चित्र समेत करें। उत्तर है नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न दो भूमि गठन। उत्तर नदी की अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था में नदी अत्यंत धीमी गति से बहती है, अतः संचय ही इस भाग की प्रमुख क्रिया है। संचय कार्य के कारण उत्पन्न नदी द्वारा निर्मित दो स्थलाकृतियाँ, पहला प्राकृतिक तट बांध व बाढ़ के मैदान। बाढ़ के समय नदी के दोनों किनारों के समीपवर्ती भाग नदी के जल से भर जाता है। वापस बाढ़ खत्म होने पर नदी का पानी ऊपर से तो वापस नदी की मुख्य धारा में लौट आता है, पर इसके महीन बारीक अवसाद जमा होकर बाढ़ के मैदान का निर्माण करते हैं। चूँकि नदी के ठीक किनारों पर इनका अधिकाधिक जमाव हो जाता है, जिससे प्राकृतिक तट बांध का निर्माण होता है। गंगा नदी में ये दोनों दिखते हैं। ये चित्र है नदी और ये प्राकृतिक तट दोनों, और ये है बाढ़ का मैदान। आगे बढ़ते हैं। दूसरा डेल्टा। निम्न भाग में सागर से मिलकर नदी का जल अत्यंत मंद अर्थात लगभग स्थिर हो जाता है, अतः वह अपने महीन अवसादों को मुहाने पर जमा कर देती है। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। इनके बीच त्रिभुज के आकार की भूमि बन जाती है। इसे डेल्टा कहते हैं। यह पक्षियों के पंजे के आकार की भी होती हैं। गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का उदाहरण है। ये चित्र पहला, ये नदी है। अवसाद से नदी मार्ग का अवरुद्ध होना। दूसरा है अवसाद से नई धाराओं के मार्ग अवरुद्ध होना, डेल्टा का निर्माण। ये 3 नंबर यहाँ लिख दीजिएगा, 3 नंबर। अब अगला बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न, मरु का विस्तार रोकने के 3 उपायों का उल्लेख करें। सिर्फ उल्लेख करना है, नाम बताना है, कारण और कुछ नहीं। तो मरु का विस्तार रोकने के 3 उपाय। मरुस्थलीय भाग स्थिर नहीं है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से इसका विस्तार होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की एक रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण
विश्व में 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि मरुस्थलीय हो गई है। इसलिए मैं यहाँ मरु का विस्तार रोकने के 3 उपायों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहला, नमी संरक्षण एवं शुष्क कृषि अर्थात ड्राई फार्मिंग का विकास हो। दूसरा, मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर रोक लगे। और तीसरा, भूमिगत जल तथा वर्षा के जल का उचित उपयोग हो। पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्व और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच क्या अंतर है? ये उत्तर है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश से होता हुआ तमिलनाडु के तटीय भाग तक फैला भारत के पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम में गुजरात के तटीय भाग से कन्याकुमारी तक फैला भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बीच अंतर निम्नलिखित है। अंतर का विषय, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। चौड़ाई, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा। अब इसे इस तरह से बोल दे सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा होता है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा होता है। ऊंचाई, भूमि की ऊंचाई कम, भूमि की ऊंचाई अधिक। नदी की गति धीमी, तीव्र। मित्रों, आप यहाँ वाक्य बना सकते हैं अपना, चाहे तो जब नदी गति है तो यहाँ बोलेंगे इसमें या पूर्वी तटीय मैदान में नदी गति धीमी होती है, पश्चिमी तटीय मैदान में नदी गति तीव्र होती है। इस तरह से, चलिए मैं इस तरह से पढ़ दे रहा हूँ। ढाल तो पश्चिम से पूर्व होता है और पश्चिमी तटीय मैदान में पूर्व से पश्चिम। डेल्टा, पूर्वी तटीय मैदान में नदियाँ मुहाने पर डेल्टा बनाती है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में नदियाँ मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। उपजाऊ, पूर्वी तटीय मैदान अधिक उपजाऊ होता है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान कम उपजाऊ होता है। वर्षा की मात्रा, पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा की मात्रा कम होता है जबकि वर्षा कम होती है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा अधिक होती है। वर्षा का समय, पूर्वी तटीय मैदान में गर्मी और जाड़ा दोनों ऋतुओं में वर्षा होती है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में सिर्फ वर्षा केवल गर्मी में होती है। तो ये रहा आपका तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न है, अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभाव का वर्णन करें। तो अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभाव। अतिरिक्त भूगर्भ धरती के अंदर से निकाला गया, भूगर्भस्थ यहाँ पर भाव होगा मित्रों। भूगर्भस्थ जल निकासी के निम्नलिखित विपदजनक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला, पौधों में ऑक्सीजन का अभाव। अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी से ऑक्सीजन के अभाव में पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु इत्यादि की सक्रियता से पौधों के जड़ों में छत्रक जाति जैसे अनेक प्रकार के रोग दिखाई पड़ते हैं। छत्रक जाति नुमा अनेक प्रकार के रोग दिखाई पड़ते हैं। तीसरा, भूगर्भस्थ जल का पतन। अतिरिक्त जल निकासी के परिणाम स्वरूप भूगर्भस्थ जल का पतन होता है जिससे गर्मी के दिनों में प्रयोजन अनुसार जल नहीं मिल पाती। इनके अतिरिक्त जमीन की उर्वरता में कमी, मिट्टी की लवणता में वृद्धि, आर्सेनिक जैसे समस्याओं का सामना अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभाव फलस्वरूप देखा जाता है। तो इस तरह मित्रों, माध्यमिक ज्योग्राफी का मॉडल एक्टिविटी टास्क के सभी 8 प्रश्नों का उत्तर पूरा हुआ। छात्राएं घरों में अपने अपने विषयों के अनुसार कॉपी में इसका अभ्यास करें और विद्यालय खुलने के बाद शिक्षकों के पास इन्हें जमा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।